एक सोच थी कि भाई यूपीएससी करेक्ट करना है। जेडीयू को वोट दोगे तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 17 सालों में देख लीजिए, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में सीमांचल कहाँ था, आज कहाँ है। आपको जाके पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लड़कियों के लिए ITI है, 130 से अधिक हाई स्कूल है। बीजेपी के साथ मिलके हुकूमत चलाए और बीजेपी को नकेल में रखे, नकेल में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। YS मीडिया के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आपका खैर मकदम है। रूबरू में हमारे साथ जो रूबरू होते हैं मेहमान, हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी आवामी खिदमात और उनके अज़ाइम और उनके मकासद पर गुफ्तगू करते हैं, आप तक उनके अज़ाइम और मकासद को पहुँचाते हैं। आज हमारे साथ रूबरू में हमारे रूबरू हैं बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नायब रियासती सदर यानी प्रदेश उपाध्यक्ष और कोचा धामन से साबिक रुकन असम्बली मास्टर मुजाहिद आलम साहब। इनकी सियासी खिदमात के साथ साथ मिली खिदमात भी हैं। हारने के बावजूद भी 2020 के विधानसभा चुनाव में ये अपनी बाजी हार गए हैं, उनके बावजूद भी ये शाम सुबह रात दिन आवामी खिदमात में लगे रहते हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी खिदमात के पीछे क्या वजह है, कैसे ये सियासत में एक्टिवली हुए हैं, आवामी जो मकबूलियत है, इनकी मकबूलियत की क्या वजह है, इन सब वजूहात पर गुफ्तगू करेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और इसके साथ ही कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब सियासत के मुजाहिद कैसे बने, क्या है आपके सियासी बैकग्राउंड? बहुत बहुत शुक्रिया यूथ सपोर्ट मीडिया के साथी और पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझसे कुछ सवाल पूछने का वक्त निकाला। मैं पहले सियासत में बहुत लेट से आया। शुरू में सियासत से मेरा और मेरे परिवार को कोई मतलब नहीं, कोई भी मेरे ख़ानदान से कोई भी आदमी सियासत। मैं 1985 में इंसान स्कूल किशनगंज से मैट्रिक पास किया। उस वक्त बिहार में 10वां स्थान, जो पूर्णिया जिला था, कोसी कमिश्नरी था, उसका टॉपर था। फिर उसके आधार पर मेरा दाखला जो उस वक्त बिहार का सबसे बेस्ट कॉलेज है पटना साइंस कॉलेज में हुआ। वहीं से ISC की पढ़ाई किया, ISC पास किए। फिर वहाँ से जो है हम पटना कॉलेज में BA में दाखला ली। एक सोच थी कि भाई UPSC करेक्ट करना है और उसी मकसद के लिए जो है मैं आर्ट्स लिया और पटना कॉलेज में दाखला कराया। फिर इसी दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण मेरी रुचि पॉलिटिक्स से, सियासत से बढ़ती गई। उस वक्त वहाँ स्टूडेंट जो रहते थे अपने किशनगंज और अगल बगल के, उनको बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता। कभी लॉज मालिक की गुंडागर्दी और दूसरे मसाइल। और फिर जो है उसी दरमियान जो है कोठिया में उस वक्त सुलेमान साहब बिहार सरकार में मंत्री थे, जो बाढ़ पीड़ितों पर गोली चली, कई लोग शहीद हुए। उस घटना को लेकर हम लोग स्टूडेंट पटना कॉलेज से लेके डाक बंगला चौराहे तक पटना में हम लोग एहतजाज किए। सियासत में एंट्री कब हुई? बायाफ्ता उसके बाद जो है 1994 में सितंबर में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टीचर का इम्तिहान हुआ था, उसमें एज ए टीचर ज्वाइन किया। और 2001 में मेरी वाइफ कैरी बीरपुर पंचायत समिति क्षेत्र से लोगों ने उनको निर्विरोध निर्वाचित किया। फिर मैं 2001 में वाइफ को प्रमुख के लिए कोचा धामन प्रखंड के लिए उसका उम्मीदवार लोगों ने बना दिया और वो चुनाव हम लोग 1-2 वोट से हार गए। फिर और अब मैं कभी प्रमुख की राजनीति में नहीं गया। और फिर हम लोग मौलाना असरारुल हक साहब से जुड़े और उसके बाद जो है तस्लीम साहब से भी जुड़ने का मौका मिला। और 2010 में 20 सितंबर को मैं नौकरी से रिजाइन किया। 16 साल नौकरी करने के बाद
मैं जो है जेडीयू पार्टी तस्लीम साहब के नेतृत्व में ज्वाइन किया। उस वक्त तस्लीम साहब जेडीयू में थे और 28 सितंबर को 2010 को मुझे जेडीयू का कोचाधामन असेंबली हल्का से टिकट मिला और मैं 2010 का चुनाव लड़ा और चुनाव 8000 वोट से हार गया अख्तरुल ईमान साहब से। फिर 2014 के बाई इलेक्शन में जो अख्तरुल ईमान साहब एमएलए छोड़ करके पार्टी छोड़ करके जेडीयू में आए, लोकसभा के उम्मीदवार बने, मुझे उम्मीदवार बनाया गया। उस बाई इलेक्शन में पहली बार कोचाधामन से जो है जीता। 14 महीना काम करने का मौका मिला। फिर 2015 में जो महागठबंधन बना उस वक्त जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर मेरे मुकाबले में अख्तरुल ईमान साहब थे, उनको हराया। फिर 2020 के चुनाव में जेडीयू में से मैं चुनाव लड़ा। और इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद आपके चुनाव हारने की क्या वजह हो सकती है नए कैंडिडेट से? मेन वजह है कि लोगों को गुमराह किया गया। जिस तरह 14 में मोदी लहर चली थी, उस वक्त यहाँ सीमांचल में 20 में कहा जा रहा है कि MIM की लहर चली। जी उस निश्चित रूप से उस वक्त ये गांव-गांव में ये फैलाया गया, सोशल नेटवर्किंग के जरिए औरतों को गुमराह किया गया कि ये अवैसी साहब ने जो बिल फाड़ दिया है और ये कानून खत्म हो गया और अवैसी साहब को वोट दोगे, पतंग को वोट दोगे तभी मुसलमानों को यहाँ रहने में, जेडीयू को वोट दोगे तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उसको वो लोग डिटेंशन सेंटर बना के वोट ले लिए। तो मेन ताकि लोगों को सिर्फ गुमराह किया गया, विकास जो फेल कर गया। जबकि मैं दोनों टर्म मिला के 6 साल 4 महीने एमएलए रहा, उस दरमियान कोचाधामन का एक भी गांव टोला, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एक भी गांव टोला को जाने के लिए पक्की सड़क सेवन जैसे हुआ, जिस फंड से हुआ 400 से अधिक सिर्फ मुख्यमंत्री सड़क बनवाया इस दरमियान। तो आमतौर पर होता ही है कि कभी कभी देखने को मिलता है जीतने के बाद विधायक गायब हो जाते हैं, आवाम पोस्टर उनका चिपकाती है लापता का और अपनी समस्याओं को लेकर के उन्हें ढूंढते हैं। लेकिन एक इंसान हारने के बावजूद भी, चाहे वो जिले लेवल की कोई समस्या हो या स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो, यहाँ तक कि मैं सुबह में देखा इंटरनेशनल मामले पर भी आप हस्तक्षेप करके, दखलंदाजी करके उसको समाधान करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अब बात भी किए थे मेरे सामने की ये बात है। तो ये सारी चीजें क्या लोकसभा इलेक्शन की तैयारी है या बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने की मेहनत? मैं मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का दावेदार भी नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि लोकसभा जाने की बहुत लोगों को अरमान है। कहा यह जा रहा है कि कोचाधामन से बाहर निकल करके भी मेहनत कर रहे हैं, पूरे लोकसभा अररिया भी चले जाते हैं, कटिहार भी, माहेनूर के घटना में हम कटिहार चले गए, तो वहाँ कौन किशनगंज लोकसभा का है। मुझे जहाँ से भी, हम लोग जब एक लड़की को वैशाली में जला दिया गया प्रेम प्रसंग में, एक दूसरे जाति के लोग, वहाँ भी हम लोग गए, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी किए और जो है प्रशासनिक मदद भी किए। अब लोग बोलते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, नाम बोल दे भैया, ठीक है, हम अगर एमपी बनने के लिए कर रहे हैं, आप जो एमपी हैं तो उनको हमसे ज्यादा करना चाहिए। और जो एमपी बनने के लिए इतना व्याकुल हैं, पार्टी कई बार बदल दिए, आरजेडी में थे, जब सीट चले गया मौलाना असरारुल हक कासमी साहब को कांग्रेस में, हड़बड़ाहट में वो जेडीयू में आ गए, फिर वहां से छोड़ के AIM में गए। तो जल्दी तो उनको न है, उनको हमसे ज्यादा। लोगों की परेशानी है कि लोग मुझसे उम्मीद लगाते हैं, मैं उनके मामले को हल करता हूँ, यही बात है। जो काम उन लोगों को करना चाहिए, नाकामी छुपाने के लिए एमपी तो भाई आप बन जाओ, ये पब्लिक तय करेगा कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बने। मैं तो हार गया हूँ, 36,000 वोट से हारा हूँ। फिर भी हम लोग हम काम को इबादत समझते हैं, इबादत समझ के करते हैं कि इसका जो है दुनिया में तो मिलेगा ही, प्लस आखिरत में भी उसका सवाब मिलेगा, वरना क्या जरूरी है।
कल भी एक लड़का अपने मराठा का सूरत में जाके मरा, काम करते करते 5 बजे भोर को हार्ट अटैक से मर गया जवान लड़का। पहले सस्पिशन था कि जो है कहीं करंट लग गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाला, वहाँ के बड़े कारोबारी अलीम भाई परफेक्ट वाले को बोला, गाजी साहब गए, सद्दाम, अफसर, सारे लड़कों को लगाया और कल 7 बजे उसका पोस्टमार्टम करके लाश लेके आ रहा। उसी तरह लावारिस अवस्था में लाश पड़ी हुई थी पारकट्टा का लाजपत नगर थाने में, मुजीब की, हम लोग उसको घर मंगवाने का काम किए। ऐसा सैकड़ों रात दिन का। अभी मेरे सामने में मोहसिन साहब हैं, इनके भाई मुस्तकीम आलम, पिछले 20 जुलाई से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। वो मलेशिया में 3-3.5 साल से रह रहे थे। 20 जुलाई को फोन आया, मेरी तबीयत खराब है, मैं घर आ रहा हूँ और जो है आप हमको कलकत्ता लाने आइए। एक एजेंट का नंबर दिया, उसमें लोग 40,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए। तो एजेंट को बताया कि इस हॉस्पिटल में एडमिट है। हम लोग हॉस्पिटल वाले से भी बात किए। अभी 3 दिन पहले इंडियन एम्बेसी, जो इंडियन हाई कमीशन बोला जाता है उसको, कुआलालंपुर में, वहाँ भी चिट्ठी मेल किया, इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी। फिर जो परसों मुझे फोन आया कुआलालंपुर इंडिया हाई कमीशन ऑफिस से, वहाँ बताया गया कि ये जो टोकिया फौजिया हॉस्पिटल है कांगर मलेशिया में, यहाँ पर ये 22 से 29 को जो है एडमिट थे, 29 को डिस्चार्ज हुए। फिर इनके छोटे भाई को किसी ने मेल किया है कि वो डेथ कर गया है। अभी सवेरे से हम लोग सारे नंबर्स को खंगाल कर रहे हैं, कहीं से भी सही जानकारी नहीं। जो हॉस्पिटल वाले ने बताया, फिर वही बता जो एमबीसी ने कि ये 29 को डिस्चार्ज हो गया, ये अलाइव है। तो अभी फिर से हम लोग हॉस्पिटल को चिट्ठी जो है मेल कर रहे हैं। सर, आप सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं। देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल गुजर गए, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं सीमांचल की हालत ऐसी नहीं लगती है कि आज़ादी के 75 साल गुजर गए। यहाँ तक कि अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल में 76% लोग अभी गरीब हैं या सतह गरीबी से नीचे की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो सीमांचल की पसमानदगी का जिम्मेदार किसे मानते हैं? सभी लोग जिम्मेदार हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ना, कुछ नहीं हुआ है, ये तो लोग बोल देते हैं। नहीं, तो पिछले बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। 17 सालों में देख लीजिए, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में सीमांचल कहाँ था, आज कहाँ है। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ। इसी जिले में नीतीश कुमार ने अपने दम पर 1000 करोड़ का डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज महानंदा के किनारे का अलग शहर बसा दिया। इस जिले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जीएनएम स्कूल है, आपको जाके पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लड़कियों के लिए आईटीआई है, 130 से अधिक हाई स्कूल है। यहाँ पर 55 करोड़ से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए बन रहा है। 10 करोड़ से मल्टीपर्पज बिल्डिंग बन रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है? जो रफ्तार होनी चाहिए कि आपको बिहार के जो है, तो बिहार के बनिस्बत सीमांचल जितना पिछड़ा था, जिस हिसाब से उतना तेजी से यहाँ काम हुआ, उतना किसी दूसरे जिला में नहीं हुआ। लेकिन ये पिछड़ा था, बहुत रखा गया और नीतीश कुमार ने इसको लाइमलाइट में लाया। अभी यहाँ उद्योग भी लगने जा रहा। आपको नहीं मालूम कि उद्योग विभाग द्वारा यहाँ पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। तो जहाँ जो भी समस्या है, अभी महानंदा बेसिन फेज 1 का काम हो गया, फेज 2 का टेंडर हो गया, फेज 3 फेज 4 में सारे नदियों को जो इस एरिया की जोड़ना है। फिर जो है आपको ये जो मेची कोसी लिंक परियोजना 6,500 करोड़ की है, उससे सभी नदियों को मेची से लेके कोसी तक एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, ताकि ज्यादा पानी के का इस्तेमाल सूखे क्षेत्रों में किया जा सके, उससे बिजली उत्पादन किया जा सके और जो है बाढ़ और सुखाड़ से अस्थायी समाधान हो सके। ये सारा काम हो रहा है। कौन कर रहे हैं ये काम? हैदराबाद के सांसद ने सीमांचल को लेकर के सीमांचल विकास परिषद की मांग की है संसद में, इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये उनका ये पॉलिटिकल जुमला है। वो लोग तो बहुत कुछ मांग करते हैं। ये भी वादा किए थे कि कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे,
टेरागाछ में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, अवेसी हॉस्पिटल खोलेंगे, या सुरजापुरी मुसलमान को ओबीसी का दर्जा दिलाएंगे, एएमयू को जो है फंड दिलाएंगे। तो वादे तो बहुत थे, एक भी वादे पर काम है। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते। सीमांचल विकास परिषद बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल पास कराना पड़ेगा, उतनी मेजोरिटी है। फिर जिस स्टेट में है यहाँ से भी वो जाना चाहिए। कभी ना उनकी उतनी ताकत होगी ना कभी। अब बोलने के लिए तो कुछ भी है। अब बोलने को ही लोग विकास समझते हैं तो ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिए, जज्बाती नारों में उलझ के बर्बाद होइए, फिर विकास का काम मत देखिए, तो सीमांचल और ये होगा। नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं, उसको क्या मिला सीमांचल से? अभी चुनाव हुआ, चुनाव हारने के बाद भी ये 55 करोड़ के लिए जो आदमी जो कम्युनिटी सिरे से नकार दिया, उसके लिए स्कूल उनके बच्चों के बेहतर तालीम का इंतजाम कर रहे हैं। पार्टी जिनको उम्मीदवार देगी, गठबंधन ठीक बात है, गठबंधन से जो है पब्लिक अगर उसी को ओके करेगी ठीक है, गठबंधन के लोग भी सपोर्ट करेंगे। जरा पता कर लीजिए, इलाका घूम करके आप पत्रकार हैं, जाके पता कर लीजिए। एनडीए से अब आप यूपी चले आए हैं, उधर बेहतर था या इधर बेहतर? मेरे लिए नीतीश कुमार बेहतर है। मेरे नेता नीतीश कुमार है, मैं उनके साथ हूँ। मुझे अगर एमएलए बनना होता, मुझे अगर पद की लालच होती तो 2017 में जब महागठबंधन से जेडीयू एनडीए में शामिल हुआ था, उस वक्त भी मुझे हेवी पैकेज और बहुत कुछ का ऑफर हुआ था कि आप रिजाइन करो, आपको इतने रुपये देता हूँ, आप इलेक्शन लड़ो। और फिर 2020 में हर तरह के ऑफर, टिकट से लेकर सब। मैं जानता था कि मुझे इस पार्टी से, क्योंकि मेरा बीजेपी से अलायंस है, दिक्कत होगी। लेकिन मैंने नीतीश कुमार से लेके इतना बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, 155 करोड़ का रोड बन रहा है, इतना बांध डैम बन रहा है, इतना हाई स्कूल में 50 बेडेड हॉस्पिटल 5-5 बनवा दिया, बिजली पर इतना कुछ काम हुआ, सेंट्रल ग्रिड। नीतीश कुमार के बारे में तरक्याती कामों के साथ साथ उनकी खुसूसियत, हर आदमी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि और सब रियासतों के बिल मुकाबिल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, जब तक वो गृह मंत्रालय अपने हाथ में रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत हद तक वो कंट्रोल रखते हैं। जिस तरह यूपी को देख लीजिए, वहाँ की पुलिस मनमाना रवैया को इख्तियार करती है। यहाँ पर पुलिस हो या प्रशासन हो, यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं नीतीश कुमार क्या चीज है। नीतीश कुमार मुकाबिल यहाँ बीजेपी के साथ मिलके हुकूमत चलाए और बीजेपी को नकेल में रखे, नकेल में। चाहे जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो, एनआरसी पर सर्वसम्मति से विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, एनपीआर पर पारित किया, अजान पर, ये उर्दू स्कूल और मदरसा जुमे को बंद होता है। किस इशू पर नीतीश कुमार ने बेबाकी से काम नहीं किया? आज गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार इधर आते ही तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दिया उर्दू स्कूलों के बारे में। वो गिरिराज सिंह क्या है वो आप जानते ही हैं। उनको करना होना कुछ नहीं है, उसी बयान, उसी की वो कमाई खाते हैं, तो वो वही सब बयान देते हैं। उनको तो काम कुछ करना नहीं है। उनका एक उपलब्धि के बिहार में भी मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं 8 साल से, एक उपलब्धि बता दीजिए ना गिरिराज सिंह की। तो वो सब फालतू का, हम लोग समाज को तोड़ने वाला बयान, समाज को जोड़ने वाला। मेरे नेता न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की, सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। हम लोग भी ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारे काम से, हमारी बोली से, हमारे वचन से किसी भी जाति धर्म के लोगों को कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। कोई भी धर्म आप बता दीजिए, कोई भी धर्म का ये सिखाता है कि आप दूसरे धर्म के प्रति आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करें। गिरिराज सिंह उसी की खेती है तो वो करते हैं। सर, अब हारने के बाद भी जो है लोगों का खिदमत के लिए काम कर रहे हैं रात दिन, ये इंस्पायरेशन आपको कहाँ से मिलती है? इंस्पायरेशन में स्कूल में पढ़ा, इंसान स्कूल से, और उसके डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर सैयद हसन थे, ठीक है। और बचपन में ही हम लोगों को सिखाया गया कि where there is a will there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह। हमको ये सिखाया गया कि डेली रात को आईने के सामने खड़े होके सवाल करो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ।
तो आईना आपको खुद जवाब देगा वेदर आई एम ए ह्यूमन बीइंग और बीस। मैं दिन भर में कितना गलत काम करता हूँ, कितने लोगों को धोखा देता हूँ, आप नहीं बता सकते। आप कितना गलत काम करते हैं अंदर से, ऊपर से दिखते हैं। मैं कितना, मैं ही नहीं जानता हूँ। जब आईने के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ तो आईना खुद जवाब देता है कि मास्टर मुजाहिद तुमने तो ये काम गलत किया, तो अपने में सुधार होता है। वही सर दूसरे ये हमने सीखा है। हमने जब इंसान स्कूल में थे तो आज भी जाएंगे तो एक बोर्ड में एक पोएम लिखा हुआ इफ रुडयार्ड किपलिंग, जिसको नोबेल प्राइज में लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, रुडयार्ड किपलिंग। तो हमने हमारे सैयद हसन ये बताते कि इफ को अगर तुम अपने लाइफ में उतार लिए तो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो। तो जिंदगी में कामयाबी के लिए ऐसा थोड़े कि एमएलए एमपी बनना, मंत्री बनना। आपके एक्शन से, आपके काम से, आपके पीछे लोग आपको गाली नहीं दे रहे हैं, यही जिंदगी का मकसद है। इंसान का दुनिया में आने का मकसद क्या है? तो सब जन्नत में रहते हैं। सर वही दूसरे सवाल मेरा ये भी है कि जहां आप रात दिन एक करके जो है जनता के लिए खिदमत का काम कर रहे हैं, वहीं जब सफलता आपको नहीं मिलती तो कभी ऐसा आपको मुखरा है कि मतलब जनता जो है इस तरह का मेरे साथ क्यों, या मैं क्यों सफलता हासिल नहीं कर पाया? जनता के प्रति ऐसा कभी आपको मतलब गुस्सा वगैरह वाली सोच आई? नहीं, मुझे कुछ नहीं। मैं जानता हूँ जनता मासूम है यहाँ की। उनको बहकाया गया, उनको धोखे में रखा गया। जो जनता 36,000 से हराई है, वही 72,000 से दूसरे को हरवाने का काम करेगी। मैं ये जानता हूँ। हम अपना काम करते हैं, फैसला जनता को करना है, मालिक जनता है। मतलब आप अपनी खिदमत को हमेशा बरकरार वो जारी रहेगा। सरकार कोई गठबंधन का बने, हमारे नेता नीतीश कुमार, इंजन नीतीश कुमार है, डब्बा बदला है ना, और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है कि वो सबके लिए काम करेगा। अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी, सारे लोग मिलके, जो सेकुलर दल कहलाते हैं, सब लोग मिलके सरकार बनाए। तो जनता को तो यही शिकायत रहती थी, इसी बात पर न गुमराह किया जाता कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस को लोग हैं, और पता नहीं जनता को कि जो है बीजेपी या आरएसएस पर लगाम कौन लगा रहा है। अभी आपने बात कहा कि नीतीश कुमार इंजन है और डब्बा सिर्फ चेंज हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंजन चेंज होने के बाद डब्बा बदला जाता है, फिर वो गंदा हुआ उसको धुलाई में देने के बाद फिर नए डब्बे लगाए जाते हैं जो साफ सुथरा क्या। क्या यही तो नहीं चल रहा है बिहार की सियासत में? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। अब जो डब्बा है उसमें हर तरह का है, हरा भी है, भगवा भी है, सब तरह का, मतलब सबके लिए काम होगा। नीतीश कुमार तो सबके लिए कर ही रहे थे। तो अब अच्छी बात है ना, जनता को इसी बात पर गुमराह किया जाता ना। जेडीयू वाले को तो जेडीयू कभी लोग बोलते थे नहीं, बीजेपी बोले बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। हम लोगों को कहा जाता था ये लोग बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, चड्डीदारी के हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे थे, आज वही लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं, आज हम लोगों की तारीफ कर रहे हैं। तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या बात है? दुश्मन भी अपने कायल हो गए। हाँ, तो सबको अपने कायल कर लिया, अपने कामों से कायल कर लिया। अच्छी बात है कि जो है तेजस्वी यादव जी युवा हैं, और अभी बहुत ज्यादा, नीतीश कुमार तो भाई 70 प्लस के हो गए। आने वाले दिनों में तो कोई चाहिए नहीं रहा, तो उनको भी नीतीश कुमार, तेजस्वी जी खुद बोले हैं कि भाई गार्जियन है, चाचा है, उनको भी नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। हम लोग भी, जैसे भी मैंने इंसान स्कूल में डॉक्टर सैयद हसन से बहुत कुछ सीखा, तो सीखेंगे तो भविष्य में तो राजनीति है। और आज नीतीश कुमार को पूरी देश बड़ी उम्मीद की निगाह से, जिस तरह से देश का माहौल अभी कहा जा रहा है कि 24 में टक्कर वही दे सकता है, इसके अलावा कुछ चेहरा नजर नहीं। जिस तरह से इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाया गया, विपक्ष को कुचलने की कोशिश की गई, तो उसको के खिलाफ आवाज बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने बुलंद की थी। और उसी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी। तो आज पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी है, निश्चित रूप से। फिर पूरा देश नीतीश कुमार के तरफ, बिहार के तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। और उम्मीद है कि नीतीश कुमार
बताया जा रहा है कि पक्ष की तरफ से मजबूत चेहरा है, ऐसा फेस अभी तक निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो काम है ये वही उसकी विकास पहचान मॉडल है। जिस तरह गुजरात के विकास मॉडल को दिखाया गया, उससे बेहतर विकास मॉडल नीतीश कुमार निश्चित का रूप बिहार से है। नीतीश कुमार का आज देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बिहार है। सर एक आखिरी सवाल मेरा है, जिस तरह से आपका देखा जाए तो लाइव बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइव रहा है, तो इस स्ट्रगल लाइव को रिलेट करते हुए आप इस लोकसभा के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोकसभा के लोगों को यही पैगाम देना चाहिए कि भाई अब जो आप लोगों की मांग थी कि जो है नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में आए, अब फिर से महागठबंधन को वो लीड कर रहे हैं, और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें महागठबंधन का ऐसा उम्मीदवार हो जो जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सके, वो कोई भी हो सकता है। महागठबंधन के नेताओं को तय करना है कि भाई कौन जो है, और जनता को भी ये तय करना है। जनता मालिक है, जनता पर अगर कोई थोपा जाएगा तो जनता नकार देती है ना, बड़े बड़े किस मार्काओं को धूल चटा देती है। कोई अगर जबरदस्ती जनता पर कुछ थोपा जाएगा तो जनता उसका रिएक्ट भी कर सकती है। तो उम्मीद है कि महागठबंधन के नेता जो है वो निश्चित रूप से, अभी तो हम लोग उसकी मजबूती के लिए काम करना है, अभी 2024 में बहुत देरी है। वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कौन पार्टी चुनाव लड़ेगा 2024 में और किसको टिकट मिलेगा, किसके खाते में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तफसीली गुफ्तगू करके अपने अज़ाइम और मकासद से हमें रूबरू करवाया, इसके साथ अपनी सियासी खिदमत के बारे में जानकारी दी।